चाहता कोई भी नहीं था कि इंडिया डिवाइड हो, लेकिन ये इनकी नैरो माइंडेडनेस थी कांग्रेस पार्टी की। और जो अब नजर आ रही है तो 23 मार्च को, तो उस वक्त पहली दफा मुस्लिम लीग एक सियासी पार्टी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फाबेट बाय सैम अली दादा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सुपर सोल की सीरीज लेकर आपके साथ शामिल हुए हैं, और सुपर सोल में हमारा इरादा यही होता है कि हम उन पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको मिलवाएं कि जिनकी हेरिटेज पे, कल्चर पे, सकाफत पे एक अपनी मुस्तनद राय होती है, और वो पर्सनैलिटीज़, वो शख्सियात अपने अंदर एक अपने इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखती है, और उनसे बातचीत करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे ज़्यादा मैं अब आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज सिर्फ वो बोलें और हम सुने, ताकि हम अपने लाहौर के बारे में, अपनी सकाफत के बारे में और अपनी बहुत सी चीज़ों के बारे में जो हम नहीं भी जानते, वो उनसे डायरेक्टली सुन सकें। आज हमारे साथ इस सीरीज में मौजूद हैं यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और इस वक्त हम उनकी एक ब्यूटीफुल और खूबसूरत हवेली में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और हम ज़बरदस्त एक जगह पर इतनी खूबसूरत एम्बियंस के साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे सर ये बताइए कि आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि अपनी हवेली के बारे में और इन चीज़ों के बारे में ज़रा बताइए। जिस तरह आपने कहा कि आपकी पैदाइश भी यहाँ पर हुई, तो आपकी अपनी एक पर्सनल अटैचमेंट हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आप डिटेल। देखिए, ये जो हवेली है ये है तो कुछ तकरीबन 400 साल पुरानी, लेकिन इट केम टू प्रोमिनेंस इन द टाइम ऑफ रंजीत सिंह। उस वक्त सेटअप ये था कि जो बादशाह था वो किले में, उसका अपना चेन ऑफ कमांड थी और अपना डिफेंस था, और जो लाहौर का शहर था जो 12 दरवाज़ों के अंदर था, उसकी अपनी चेन ऑफ कमांड थी। और ये वो जगह थी जहाँ सारा उनका असला, बारूद और घर था उसी कमांडिंग जनरल का। सो दिस वाज बेसिकली ओरिजिनली अ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। हेंस इसका नाम, इस सड़क का जो जिस पे ये वाक़ है अंदरून शहर में, उसका नाम बाज़ार बारूद खाना है। और ये हवेली बारूद खाना के नाम से ये मशहूर है। तो हमारी फैमिली के पास ये अंग्रेज़ों के दौर में आई, और अराउंड 1862-63 में। लेकिन जो हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी वो बिल्कुल पास ही थी, यहाँ जहाँ अब पानी वाला तालाब है। क्योंकि अंग्रेज़ जब आए तो यहाँ कुछ वाटर सिस्टम नहीं था लाहौर के अंदर, कुआं से पानी। हमारी अपनी हवेली में एक कुआं था जो हमारी होश में बचपन में तो वो ड्राई हो चुका था, लेकिन मौजूद था। अब मैंने उसको भर के तो उसको एक कमरे की सूरत में तैयार कर दिया नाव। सो अब क्योंकि पानी का सिस्टम नहीं था, और वो जो हवेली थी हमारी, वो सबसे इज़ द हाईएस्ट स्पॉट इन लाहौर सिटी। तो जाहिर बात है कि जब वाटर स्टोरेज बनती है तो सबसे ऊंची जगह पे बनती है, तो चाहे चेंज भी क्या कहते हैं, इट हैज़ टू बी द हाईएस्ट स्पॉट। So that was taken over by the British government, and in view of that उन्होंने हमें ये जो सेटअप था ये दे दिया। फिर यहाँ जो फैमिली यहाँ मूव की तो उन्होंने एक हिस्सा जो यहाँ हम बैठे हैं ये जनान खाना बना दिया, और जो इसके अक्रॉस द रोड जो इसका हिस्सा था तो दैट बिकेम द मरजान खाना। अच्छा, मुझे ये बताइए साहब कि आपका जो है एक अपना चाइल्डहुड यहाँ पे गुजरा, और फिर आपने उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बरकरार रखी। इसमें आपका क्या, आपको शुरू से शौक था, या आपकी कोई एक जिस तरीके से? नहीं, जाहिर बात है कि जो आपकी जो जाए पैदाइश होती है उसकी एक आपके लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा हो, आपको पता है कि बचपन के दिन ही सबसे बेहतरीन होते हैं। The moment you grow up and you get into the real world, फिर आपको रियलिटी जो है रियल वर्ल्ड की वो फेस करनी पड़ती है। तो बचपन के दिन बहुत खूबसूरत माहौल था, सारा ख़ानदान इकट्ठा रहता था और सबके पास अपना अपना एक पोर्शन था। और हम जो बच्चे थे, जो कज़न्स थे, क्योंकि टिल अ सर्टन एज तो हमारे तो स्कूल में जाके फ्रेंड्स बने, लेकिन उससे पहले तो हमारे कज़न्स ही हमारे फ्रेंड्स थे, और बहुत हम इंजॉय करते थे सारा वक्त, खेलना कूदना। फिर मोहल्ले के जो लड़के थे जो मेरे हम उम्र थे, उनके साथ आज तक जो उनमें से कुछ मौजूद है, उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना है। और एक बहुत ही सिंपल एक माहौल था। और क्योंकि बुजुर्ग जो हमारे थे वो अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। दैट्स अनदर लॉन्ग हिस्ट्री दैट वन। तो फिर किसी और दिन आप बात करेंगे तो उस पर हम जाएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल हैव कम एंड स्टेड इन दिस हाउस। अल्ताफ हुसैन हाली साहब भी यहाँ रहे,
सर सैयद अहमद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, कायद आज़म तशरीफ़ लाए, अलामा साहब का तो हर वक्त, क्योंकि मेरे जो दादी के वालिद थे मियां निज़ामुद्दीन, उनके साथ, और चौधरी सुल्तान जो फैज़ साहब के वालिद थे, उनके साथ बहुत गहरा उनकी दोस्ती थी, तो उनका काफ़ी मिलना जुलना था। हमारे बुज़ुर्गों ने विद द हेल्प ऑफ अदर वेल टू डू मुस्लिम्स एट दैट टाइम, क्योंकि 1857 के बाद मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब थी, और जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने तो अपना अंग्रेज़ों के साथ अपना ये टाई अप कर लिया। 1857 के बाद मुसलमानों की जो हालत थी वो बहुत ही अबतर थी, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई जो हमारी मजहबी लीडरशिप थी उनके पास कोई जवाज़ नहीं था। अब वो वैसे ही अंग्रेज़ों के हाथों में गए हुए थे, और अंग्रेज़ों ने उनको अपनी खिदमत के काम पे ही लगा दिया, तो रियल लीडरशिप मुसलमानों की नहीं थी कोई। तो सबसे पहली जो मैं समझता हूँ कि जो कड़ी जो पाकिस्तान बनने में जिसने बुनियाद रखी उससे सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी से ये सारा जो अलीगढ़ कॉम्प्लेक्स बनाया, और बहुत सारे जो लोग थे मुसलमान ख़ास तौर पे, उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। तो इसी तरह यहाँ जो पंजाब के मुसलमान थे, तो उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम का इदारा बनाया, अंजुमन इस्लामिया जिसके नाम से शुरू में, और उसी जो अंजुमन थी उसकी एक सालाना मीटिंग होती थी, हर साल एक जलसा होता था जिसमें सारे मुसलमानों के जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स थे वो इकट्ठे होते थे। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब भी एक जलसे की सदारत उन्होंने की, और बड़ा ये खूबसूरत वाक़या है कि उस ज़माने में वो कोई साउंड सिस्टम नहीं होता था, तो काफ़ी ज़ईफ़ थे जब वो तशरीफ़ लाए। तो उस वक्त वो अपनी वो मशहूर वो नज़म और नात उन्होंने पढ़ी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। आवाज़ उनकी नहीं पहुंच पा रही थी आवाम तक, तो अल्लामा इकबाल ने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपके की तरफ से मैं ये पढ़ दूँ। तो फिर उन्होंने ये पढ़ी थी। तो इसी तरह ही मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और बहुत इस तरह के जो मुसलमानों के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है या पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो इन्हीं बैठकों से मिला। और आप देखें कि अंजुमन ने फिर ये हमारे बुजुर्गों ने तो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी 1/3 जो प्रॉपर्टी थी वो अंजुमन को डोनेट कर दी, बादशाही मस्जिद को डोनेट की, और जो हम दफाई। तो ये फिर इन्होंने लेटर ऑन फिर इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन बना, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड बना, फिर पाकिस्तान बनने के बाद इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड बना, फिर हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज। लेकिन उस वक़्त जो पार्टीशन से पहले जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन था, वो मुसलमानों की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन कि जहाँ जो गरीब मुसलमान थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको तालीम मिली, और बेहतर तालीम मिली। अब ग्रेजुएट हुए, MA उन्होंने वहाँ से किए, बहुत बड़े बड़े, जिस तरह मिराज खालिद साहब थे। तो मुझे याद है कि एक इकबाल डे पे उन्होंने तकरीब में कहा कि अगर ये चीज़ इंस्टीट्यूशन ना होती तो हम शायद पढ़ भी ना पाते, हमारे तो पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो ये एक वो दस्ता निकला एक पढ़े लिखे मुसलमानों का, जो फिर बाद में कायदे आज़म का हरावल दस्ता बना जब वो पंजाब में तशरीफ़ लाए। और यही उनकी स्टूडेंट जो थी, उनकी क्या कहते हैं बॉडी, कायदे आज़म की मुस्लिम लीग थी, तो वहीं से थी वो की। तो ये इनकी ये इस लिहाज से भी ये हवेली जो है इसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि ये सब लोग जो थे ये आते थे, यहाँ ठहरते थे, इनकी ये बैठते थे, ये सोच विचार करते थे कि आगे हमारा क्या होना चाहिए, हमारी लाएअमल क्या होना चाहिए। और देखें फिर ये यहीं से फिर अल्लामा इकबाल ने ये सारी कौम को बताया कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना ही वो शख्स है जो हमें लीड कर सकता है, उसी में ये कैपेबिलिटी है, और मैं नहीं समझता कि कोई और मुसलमानों को लीड कर सकता है। उस वक्त खैर पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। फिर 1940 का जब इजलास हुआ तो 23 मार्च को, तो उस वक्त पहली दफ़ा मुस्लिम लीग एक सियासी पार्टी बनी। उससे पहले एक सियासी पार्टी नहीं थी, वो सिर्फ एक बैठकों की थी, लोग कुछ इलेक्शन भी होते थे, लेकिन कोई मंजिल नहीं थी। ठीक है, एक मंजिल नहीं थी उनकी। जब पाकिस्तान की डिमांड की तो फिर वो मंजिल उनके सामने आई कि ये हमने पाकिस्तान को हासिल करना है। और उस वक्त कायदे आज़म अल्लामा इकबाल तो उस वक्त तक 38 में फौत हो गए थे, 2 साल पहले। तो कायदे आज़म जो
में जब ये रेजोल्यूशन पास हुई, फजल हक जी मौलाना फजल हक साहब ने इसको पढ़ा, तो कायदे आज़म ने अपने सेक्रेटरी को कहा, he pointed towards the grave of Allama Iqbal and said, he must be very happy today because we have done exactly what he wanted us to do. and that actually he dreamed about. और यू नो इसमें बड़ी एक जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि शुरू में इकबाल बहुत लिखते रहे कायदे आज़म को कि इस जब पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, तो कायदे आज़म अग्री नहीं करते थे, बिल्कुल इस बात से वो अग्री नहीं करते थे। इकबाल भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं था कि इंडिया डिवाइड हो, लेकिन ये इनकी नैरो माइंडेडनेस थी कांग्रेस पार्टी की, और जो अब नजर आ रही है, आप देख लेंगे, ये आप तो खुल के सामने आ गई है कि ये हुआ। और कायदे आज़म ने तो उस वक्त भी जब पाकिस्तान की डिमांड के बाद भी इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको एक लूज सी कन्फेडरेशन बना लो, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ उनकी हुकूमत रहने दो जहाँ इनकी है, और ऊपर बेशक कोई अगर अंग्रेज भी कोई रहे एज वाइसरॉय तो रहे फॉर सम इयर्स, फिर देखेंगे अगर उसके बाद हालात, और वो बेहतर तरीका था, उसमें ये सारी किलिंग नहीं होनी थी, इतना खून नहीं बहना था। तो ये एक सोच जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ये सोच जो सारी थी। 1940 का जब इजलास हुआ तो मेरे जो दादा थे मियां नुरुद्दीन, ही वाज दी इंचार्ज ऑफ दैट जलसा, वो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे और उस रिसेप्शन कमेटी के भी काफ़ी हिस्सा थे जिन्होंने ये जलसा होल्ड किया। तो वो कालीन जो स्टेज पे बिछा था मेरे पास मौजूद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर से गई थी। अच्छा। तो उनमें वो कालीन भी था। तो उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा कि भी वहाँ चला गया कालीन और फिर वापस घर में आ गया, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बड़ा है एक इम्पॉर्टेंट कार्पेट है। बिल्कुल। और जिस तरह आपने इनिशियली कहा है कि हमारी अदबी बैठकें और हमारा जो वो सारा मंशूर था वो इनसे ही स्टार्ट हुआ, और इसको सर सैयद अहमद खान ने भी रियलाइज किया कि एजुकेशन की सबसे पहले किया। कितनी आपको पता है कि मुसलमान सर सैयद अहमद खान ने 1890s में कहा था कि ये दोनों कम्युनिटीज इकट्ठी नहीं रह सकती। मतलब कितना विजन था, बहुत विजन जी, था। वो समझते थे, वो देखते थे कि क्या हो रहा है और किस तरह। मेरा मतलब है कि ये अब देखे ना, मेरे वालिद भी हमेशा ही बताया करते थे कि हमारे जितने हिंदू दोस्त थे और बहुत करीबी दोस्त थे हमारे, वो जब हमारे घरों में आते थे तो हमारे लेकिन जब हम उनके घरों में जाते थे तो हमारी प्लेटें अलहदा होती, यहाँ तक इट वाज सो। जहाँ अब बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये होना ही था, क्योंकि देखें दो मज़हब हैं और मजहबी तौर पे हम दोनों मुसलमान भी, और आई थिंक सब कॉन्टिनेंट के सारे लोग चाहे किसी भी मज़हब से हों, वो बड़ा स्ट्रांगली अपने मज़हब में बिलीव करते हैं। तो कि हमारा बेसिक एक मज़हब ये सिखाता है कि तमाम जो इंसानियत है वो इक्वल है, बिल्कुल, और एक मज़हब सिखाता है नहीं, ये 5 इसकी डिफरेंट लेवल्स हैं इसके, यहाँ ये सबसे ऊंचे हैं, वो उससे नीचे हैं, फिर उससे नीचे हैं, फिर उससे नीचे हैं, फिर बीच में वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, ड्राविडियंस आ जाते हैं या अनटचेबल्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली एक शुरू से ही एक क्या कहते हैं, और ये कोई पहला नहीं हुआ। औरंगजेब के इंतकाल के बाद बहुत बड़े राइट्स कलकत्ता में हुए थे और कई हजार लोग मरे थे। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और पॉलिटिकली हम भी ये समझते हैं कि इसमें जो बेहतर हमने जो डिसीजन लिया वो देखिए, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे ना, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान से कन्फेडरेशन हो। बिल्कुल, आज भी हम नहीं चाहते कि उनसे कन्फेडरेशन हो, और बड़ा अच्छा हो अगर हमारे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हो, बिकॉज हम हमारी बहुत सारी जो मुसलमानों की कितनी सारी हिस्ट्री जो है वो हिंदुस्तान में अभी भी मौजूद है। नहीं, मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री सारी आप देख लीजिए, सारा मुगल आर्किटेक्चर, उसके पहले जो दुरानी आर्किटेक्चर, उससे पहले मुसलमान तो यहाँ हाँ कितने सालों से और अभी भी एक बड़ा खूबसूरत एक पेज है मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, ऐसी इमारतें वो निकाल के दिखाते हैं कि जो कभी सुनी नहीं थी, जिनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं था पता। और ये अगर आप देखें जाके तो जो मुसलमानों ने राइट डाउन टिल साउथ ऑफ इंडिया हर जगह इनकी सल्तनट्स थी और हुकूमतें थी, और कुछ पठान थे, कुछ मुगल थे, इसी तरह ये जो सिलसिला था। और हर मजहब को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, चाहे गिरजा है या मंदिर है। मुस्लिम मैंने देखा है कि जितनी भी लीडरशिप रही है उसमें इस चीज़ को बड़ी आप ये देखें कि ये यहाँ हमारे लाहौर के किले में लोह का मंदिर है। कहा जाता है कि लोह जो थे वो राम के बेटे थे, लोह और कुश, एक ने कसूर आबाद किया और एक ने लाहौर, और वो मंदिर अभी तक मौजूद है वहाँ, मतलब समाधि है वो। अच्छा। और 2 बादशाहों ने उसकी मरम्मत की, द 2 मोस्ट कंडेम्ड बेचारों को, मेरा मतलब है कि ये एक औरंगजेब और एक अलाउद्दीन खिलजी,
इनके जी। बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही क्या कहते हैं, खराब सख्त थे और जालिम। मजहबी थे और जालिम थे या जो भी। तो हिस्ट्री कुछ और होती है, कुछ आई थिंक मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो अंग्रेज़ों ने बड़ी बर्बाद की और जान के की, डिलिबरेटली की। पहले फ़ारसी से हमें अलग किया गया, जो हमारी बेसिकली मुसलमानों की ज़बान ही फ़ारसी थी। बिल्कुल हमारे सिलेबस में हुआ करती थी जी, उर्दू की। मुझे याद है 7 फ़ारसी में खुद 2 साल एक असल में फ़ारसी पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये बेसिकली इस घर की ये बिल्कुल ये हिस्ट्री रही है। जी नहीं, बहुत ज़बरदस्त। और ये सारा हमने इसमें इंडो पाक भी कवर कर लिया आपके घर की हिस्ट्री के साथ साथ। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।